anyone you feel like, जो आपको easy लगे. Business may be defined as an economic activity involving the production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit. Same चीज़ है जो हमने पहले करी है, बस एक चीज़ और ऐड होगी, by satisfying human needs in society. तो business कैसी एक्टिविटी है जी? इकोनॉमिक, जिसमें क्या है? प्रोडक्शन हो रही है, सेल हो रही है. किसकी हो रही है जी? हाँ. अब इसमें प्रोक्योरमेंट की बात नहीं करेगी, सिर्फ प्रोडक्शन की है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेशन गलत है. और ये हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. और जो हम गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज बना के सेल करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कि वो किसी ना किसी की नीड्स को क्या करते हैं? फुलफिल या सेटिस्फाई. इसीलिए हम चीजें बनाते हैं. आप अपने गारमेंट्स यूज करते हो सुबह से लेकर रात तक, उठते साथ अगर टूथपेस्ट ब्रश करते हो तो ठीक है. तो सबसे पहले ही हम कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं. सोने तक हम कितने प्रोडक्ट्स एक दिन में यूज करते हैं? आपने सोचा कभी? सोचे? जो ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, ब्रेड, ये सब जो हम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने उसमें जाना है, अपनी गाड़ी पे जाना है या स्कूटर पे आपने जाना है अपने स्कूल में, आपके पास फोन है, आपके पास शूज है, आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी नीड है और हमारी नीड को पूरा करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को क्या किया जा रहा है? प्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक है. अभी तो मैंने बोला कि बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ. ठीक है. बिजनेस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में. धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाए. ठीक है. क्लियर हो गई ये वाली डेफिनेशन? चलिए अब आइए. अब आज हमने 15 मिनट का बस काम है, 20 मिनट का मैथ्स. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. अब एक चीज आप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पब्लिक करके लिख लो. आपको फीचर्स पूछ लें बिजनेस के, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लें, नेचर पूछ लें, आंसर इज सेम. नोट डाउन करो. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या नेचर, रिपीट वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. क्लियर हो गया? अब कैरेक्टरिस्टिक, फीचर और नेचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इट इज लाइक, वो चीज कैसी है. हमें जब किसी चीज से फायदा होता है तो उसके बेनिफिट्स बन जाते हैं, एडवांटेजेस बन जाते हैं, लेकिन वो चीज है कैसी, तो मायने उसके क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि बिजनेस स्टडीज में बहुत सारी चीजों के फीचर्स आपको करने पड़ते हैं. अभी तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि कितनी चीजों के फीचर्स हम दिमाग में कैसे रखें. तो आज हम किसके फीचर समझने जा रहे हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने जा रहे हैं? डिस्कस किए. दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने डेफिनेशन में ही समझ लिए. सबसे पहले आइए जी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब केस स्टडी में क्या होता है? आपको पर्टिकुलर ही पॉइंट्स देखने होते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे. लाइन कोड करने के लिए पूछेंगे. जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं बोला जाएगा, उसके अलावा आप हाईलाइट करिए. जो ऊपर हाईलाइट हो रहे हैं उसके अलावा 2 बताओ, 3 बताओ. और लाइन सारी एग्जैक्टली केस स्टडी में कौन सी होती है? +2 में और बोर्ड्स में एनसीईआरटी, +1 में टीचर्स की फुल फ्रीडम होती है. ठीक है. तो जिन्होंने आपको डराना है, डर डालना है, तो एनसीईआरटी सेट के क्या क्या लाइन्स और भी दे देंगे. तो हमारा फोकस सिर्फ एनसीईआरटी में रहेगा. इसीलिए लर्निंग इस सब्जेक्ट में मैंडेटरी है. परफेक्ट लर्निंग, वर्ड बाय वर्ड, तभी +1 में बेस बनेगा और +2 में आप केस स्टडीज को क्रैक कर पाओगे. अगर आप विश्वास करते हो तो +2 में तो ऐसा भी होता है कि अगर 10 लाइन या सिर्फ 2 वर्ड्स उठाए जाते हैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ में से और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा पॉइंट है, जिससे आप एक फेयर आइडिया ले लो कि लर्निंग कितनी परफेक्ट करनी पड़ेगी. और उसकी आदत आपको इसी क्लास में करनी है. अगर आप सोचो कि आप +2 में जाके पहले दिन से मेहनत करोगे तो एक साल तो आप हैबिट ही डालोगे लर्न करने की, तो फिर उस क्लास में कुछ नहीं होगा. तो इसलिए जो मैं बोलूँ कीवर्ड है उसको आपने एज सर्कल या स्टार डाल के काम कर. ठीक है. बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ये हमें पता है, हमने पढ़ भी लिया. इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन. अब ये पॉइंट तो हमें क्लियर है कि बिजनेस का सबसे पहला फीचर क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक है. क्यों? क्योंकि बिजनेस कभी भी आउट ऑफ लव, सिंपैथी नहीं किया जाता. किसी भी इमोशन में आकर बिजनेस नहीं किया जाता. बिजनेस का मेन कारण ही क्या होता है? कमाई करना, पैसा कमाना, प्रॉफिट करना. ठीक है. अब बात करिए इसका मेन सेकेंड पॉइंट. दिस एक्टिविटी से इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट पार्ट दो. दिस एक्टिविटी कैन बी टेकन ईदर ऑन अ स्मॉल एंड level, example purchase and sale by a shopkeeper, or
on large scale in a more formal and organized level, purchase and sale by a cooperative society or company. बहुत सिंपल बात है, बस समझ लो ध्यान से। अब जो बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस उसी को हम बोलते हैं जो कि बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट किया जाता है। अब आपको कई बार क्वेश्चन आएगा, स्कूल में आ जाता है कि एक पर्सन रोड साइड पे बैठ के स्कूटर रिपेयर करता है, तो क्या ये बताओ ये बिजनेस एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। तो बिजनेस ही है बेटा। आपकी स्कूटर की दुकान, आप स्कूटर के पेंचर भी लगा रहे हो, आप साइकिल में भी पेंचर लगा रहे हो, तो भी वो बिजनेस है आपका। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप क्यों बैठे हो? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए बेटा। सोचो ना, वो प्रोफेशन नहीं है आपका। क्या उसके लिए हमें कोई सर्टिफाइड डिग्री चाहिए? ओनर ही खुद कर रहा है, मैं ओनर की बात कर रही हूँ, अगर उसने बंदा रखा हुआ है वो एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन जिसने दुकान खोल रखी है उसका तो क्या है? बिजनेस। ठीक है। अब बिजनेस को आप स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हो, जैसे इट कैन बी डन बाय अ सिंगल पर्सन। अब छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, खुद ही सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट 50 की है, पढ़ेंगे सेकेंड उसमें चैप्टर 50 पार्टनर्स भी मिलकर काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। या आप बिजनेस अगर लार्ज स्केल पे भी करना चाहते हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड वे में भी किया जाता है, जैसे कंपनी या कोऑपरेटिव। अगर हम बात करें रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, आर दे ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल और आर दे ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल? अच्छा, इनकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पार्टनरशिप में ये काम करते हैं, ये कंपनीज हैं। यस। तो इनको फॉर्मली एज अ कंपनी लीगल प्रोसीजर के साथ बनाया गया है, इनको रजिस्टर किया गया अंडर कंपनीज एक्ट। एंड व्हाट इज कोऑपरेटिव? इंडिया की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव कौन सी है? अमूल। वेरी गुड। कोऑपरेटिव हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में डिटेल में। कोऑपरेटिव कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है? वॉलंटरी एसोसिएशन, जो कि मिलके काम करती है मेंबर्स की वेलफेयर के लिए। बहुत छोटे लेवल पे अमूल शुरू हुई थी, हम डिस्कस करूंगी, मैं केस स्टडी बताऊंगी सेकंड चैप्टर में। अब अमूल क्या करते हैं? करोड़ों फार्मर्स से, लाखों फार्मर्स से क्या करते हैं? दूध इकट्ठा करते हैं और कितने अमूल के प्रोडक्ट्स हैं जो बिकते हैं। तो आप बिजनेस कोऑपरेटिव के फॉर्म में कर सकते हो, आप बिजनेस कंपनी बना के कर सकते हो, आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हो, आप एक छोटी सी दुकान खोल के भी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आप चाहे लार्ज स्केल पे ऑपरेट करो, चाहे आप स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करो, अगर आपका मेन मोटिव क्या है? लाइवलीहुड अर्न करना, हम उसको क्या मानेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस। तो ये हो गया जी पहला फीचर बिजनेस का। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आइए, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक लाइन छोड़िए। फर्स्ट पॉइंट, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज either manufactures the good it deals in or acquires them from producers to be further sold to consumers or users। ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया, सिंपल है कि बिजनेस का एक फीचर क्या होता है कि या तो हम गुड्स बेच रहे हैं, या तो हम उसको प्रोड्यूस करके बेचेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? उसको प्रोक्योर करके कहीं से बेचेंगे। अब दो भाई हैं, दोनों ग्लासवेयर को बेचते हैं, एक ग्लासवेयर को मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, एक ग्लासवेयर को इंपोर्ट करके बेच रहा है। तो दोनों का काम क्या है? सेम बिजनेस है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। एक प्रोडक्शन करके बेच रहा है, एक प्रोक्योर करके बेच रहा है, तो दोनों एक्टिविटीज किसका पार्ट है? बिजनेस का। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स may consist of consumable items of daily use such as sugar, ghee, pen, notebook, etc. or capital goods like machinery, furniture, etc. अब गुड्स की कोई लिमिट नहीं है कि ये पर्टिकुलर गुड्स ही बिजनेस का पार्ट माने जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट का बना के बेच लो, चाहे वो फास्ट फूड कंज्यूमर गुड्स है, डेली यूज के कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ठीक है ना, दाल है, चावल है, आटा है, सॉल्ट है, कैंडल है, ये भी आइटम्स होती हैं। या कैपिटल गुड्स, हम जो मशीनों से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन मशीन्स को भी तो कोई प्रोड्यूस करता है नहीं, करता है या नहीं? जो टूल्स और इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, वो भी तो कोई बनाता है या नहीं बनाता? तो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो अल्टीमेटली हम यूज करते हैं, ठीक है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स जिनको यूज किया जाता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो आप उसकी भी प्रोडक्शन करके बेच सकते हो, आप उनको प्रोक्योर करके भी सेल कर सकते हो। अब आप देखो इंडस्ट्रियल एरिया में जिल रोड के पास दुकानें हैं, जहाँ पर नट, बोल्ट और सारी ट्रेडिंग होती है ना, वो क्या
क्या कर रहे हैं, इन्हीं कैपिटल गुड्स को प्रोक्योर करके आगे बेच रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आगे आ जाओ। सर्विसेज में इंक्लूड नेक्स्ट पॉइंट फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स, बिजनेस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ये हमने समझ लिया कि या तो गुड्स को परचेज करके बेचेंगे, प्रोड्यूस करके बेचेंगे, नहीं तो सर्विसेज हैं जो कि इंटेंजिबल्स हैं। सर्विसेज मतलब बेनिफिट्स जो हम इसको बेच रहे हैं कंज्यूमर्स को, इवन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी हम भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रही है, ठीक है ना। हम ओला उबर की सर्विसेज ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन तो बिजनेस फर्म्स जो हैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के ट्रक्स को यूज करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सामान को भिजवाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सर्विसेज भी बेची जाती हैं कंज्यूमर्स को भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी। तो सर्विसेज गुड्स दोनों अगर प्रोड्यूस होके बिकनी है या परचेज होके बिकनी है, या द पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा ये, क्या बनाओगे फर्स्ट पॉइंट, वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या आपको बनेगा जी फर्स्ट पॉइंट, one essential characteristic of business is that there should be sale or exchange of goods or services between the seller and the buyer। हाँ जी, एक essential characteristic क्या है जी बिजनेस का, कि बिजनेस में क्या चीज होनी चाहिए, सेल या एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, if goods are produced, ऊपर देखिए जी, not for the purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called a business activity। Third point, cooking food at a home for the family is not business, but cooking food and selling it to the others in a restaurant is business। हाँ जी, क्या चीज होनी जरूरी है बिजनेस में, सेल या एक्सचेंज। अगर आप गुड्स को खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो, बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्या होता है रूरल एरियाज में बहुत सारे लोग खेती करते हैं, उसको बेचते नहीं है, उससे अपने घर का मतलब कंज्यूम कर लेते हैं उसको, तो वो बिजनेस नहीं है। तो आप घर में खाना बच्चों के लिए अगर मदर बना रही है तो बिजनेस कहाँ से हो गया, लेकिन अब उसने केटरिंग का काम घर से शुरू कर दिया, वो करते हैं ना, तो हम क्या मानेंगे, ठीक है, समझ आ रही है। क्योंकि उसमें क्या हो गया, सेल और एक्सचेंज, आप दे रहे हो और आपके बदले आपको पैसा मिल रहा है। अब कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है या प्रोफेशनल है, वो अपने बच्चे के लिए पीपीटी बना रहा है, अब वो सेल और एक्सचेंज नहीं है, लेकिन वो अगर बाहर सर्विसेज बेचता है अपनी, वो सेल और एक्सचेंज है, उसके बदले को चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी तभी बिजनेस कहलाएगी अगर उसमें दो पार्टीज हैं, बायर और सेलर, उनमें क्या हो रही है, एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज therefore does not constitute business। Next point, if a person sells his domestic radio set even at a profit, it will not be considered a business activity। Next point, but if he sells radio sets regularly either through a shop or from his residence, it will be regarded as a business activity। ठीक है, अगर आप कोई भी एक बार ट्रांजैक्शन करते हो, एक बार एक्सचेंज कर दिया, क्या हम उसको बिजनेस एक्टिविटी मानेंगे? बिजनेस एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, should be done on regular basis। आप डिजाइनर हो, आपने मतलब कोर्स किया है, आपको नॉलेज है, आपने ड्रेस बनाई, आपके फ्रेंड को बहुत ड्रेस पसंद आ गई, आपने उसको बेच दिया, ठीक है ना, और उसमें प्रॉफिट भी कमाया, क्या हम उसको बिजनेस मानेंगे? आपने 6 महीने का स्टूडियो खोल लिया और खूब सारी ड्रेसेस वहाँ पे बना के डिस्प्ले कर दी, अब वो क्या माना जाएगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्कूल में आता है, इसलिए मैं साथ के साथ एक एक चीज़ सुनना ध्यान से, ये सब कुछ भी फालतू नहीं मैंने बोलना, ना फालतू आपने सुनना, मुझे भी मालूम, ठीक है, तो समझ लें आपके कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि आपने रेडियो घर का बेच दिया, आपने कोई टीप आइटम बेच दी, चाहे प्रॉफिट भी बेच दी, एक बार वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपने शॉप खोल ली, ठीक है, अच्छा स्कूल में एक और क्वेश्चन आता है, मदर ने न्यूज़पेपर पुराने बेच दिए, बड़ी वाला आता है, गद्दी वाला, क्या ये वो है, हम क्या उसको बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटी है? नो। लेकिन जो कबाड़ी बैठा है शॉप खोल के, उसका ये क्या है, विकास है, उसके लिए क्या है, बिजनेस एक्टिविटी। सो डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस।
और रिड्यूसिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि कभी ऐसा होता है कि बिजनेस थोड़े टाइम के लिए बिना प्रॉफिट के भी काम करे? कब होता है? जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, या जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या जब हम नई मार्केट में एंटर करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि जब जरूरी नहीं है कि बिजनेस प्रॉफिट कमाए। शुरू में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वाइवल। हम टिके रहे मार्केट में, इतना कमा लें कि हमारे खर्चे निकल, बस। ऐसा लंबे समय तक चल सकता है? तो 5 साल हो गए तुम्हें, क्यों? हमें प्रॉफिट क्यों चाहिए बिजनेस में? कौन सी नीड्स? हमें बिजनेस में प्रॉफिट, हमें बफर क्यों चाहिए? बिजनेस को एक्सपैंड करना, वेरी गुड। चलो हम उसको आगे ना क्या कहते हैं, इतना कमा रही हूँ, मेरे खर्चे निकल रहे हैं, तो खर्चों में हमारी प्रॉफिट आ गई ना, वेजेस आ गए, हम उतना कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट का मतलब होता है उससे ओवर एंड अबव। अभी कभी तो बिजनेस चलेगा ना बेटा लॉन्ग टर्म में। हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट क्यों चाहिए? एक तो कारण आ गया एक्सपेंशन। अब बिजनेस को बढ़ा ही नहीं पाएंगे, हर चीज को ना लोन ही लेते जाएंगे। अंदर से भी तो पैसा निकालना होता है ना, घर से भी, ठीक है। जिसको हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, जो प्रॉफिट हमने बचा के रखा हुआ है। कभी ना कभी तो बिजनेस में रिस्क हो सकता है कि आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो बफर होगा तो बचेंगे या नहीं बचेंगे? रेपुटेशन गुडविल बिजनेस की किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्रॉफिट कमाएंगे, शेयर होल्डर कब पैसा देगा तुम्हें? जब प्रॉफिट कमाओ। खाली एक कारण नहीं है प्रॉफिट कमाने का, बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना जरूरी है। तो बिजनेसमैन दिन रात किस बात की चिंता करता है? अगर आपके भी घर में बिजनेस है, किस बात की चिंता होती है? भाई प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? 2 रीजन यहाँ पर है, बहुत सारे और भी कारण है जिनसे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा जी? इधर टू इंक्रीजिंग द सेल्स और रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होगी? एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी कभी बना पाएंगे अगर डिमांड होगी। बिल्कुल बात सही है। जब लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं, रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता है, हर चीज सस्ती पड़ती है आपकी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग भी सस्ती पड़ती है। तो बताओ जी कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकती है? एनी एग्जांपल? बार्गेन, बिजनेस में बार्गेन नहीं चलता, बार्गेनिंग पावर चलती है। आपकी बात सही है, ये सीए में मैंने बहुत साल पढ़ाया भी है। वो थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है कि बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की स्ट्रॉन्ग है या मैन्युफैक्चरर की स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज अ सेपरेट इशू। इसमें नॉर्मल बार्गेनिंग नहीं लेना। आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ। अगर आप रॉ मटेरियल जिनसे लेते हो, पूरी इंडस्ट्री में देने वाले 2 हैं और खरीदने वाले 100 मैन्युफैक्चरर्स हैं, किसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी? सप्लायर। यहाँ पर ये बिजनेस में ये होती है बार्गेनिंग पावर, ठीक है ना, समझ गए? तो अपनी मर्जी से आपको देंगे रॉ मटेरियल, जिस प्राइस पे देंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, लेना पड़ेगा, राइट। अभी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? कोई तो एग्जांपल दो, बिजनेस सीखना तो। रिसाइक्लिंग कॉन्सेप्ट में मत बैठना। रिसाइकल करके आप ये कह रहे हो कि रॉ मटेरियल को हम जो है मतलब रिसाइकल करके उससे हम कुछ वो एज अ इनपुट ले लेंगे, रेयर है, हर चीज में ऐसा नहीं होता। हाँ, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल, लेकिन लो कॉस्ट रॉ मटेरियल भी मिलना चाहिए, क्वालिटी पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। हाउ यू विल रिड्यूस, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, बट आप कैसे रिड्यूस करोगे? आपको ये तो नहीं कह सकते कि आज तुम मेरे से 500 रुपये ले रहे हो तो चलो 400 लेने शुरू कर दो, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दी, ठीक है। देखो ये बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं अभी आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमने आज शुरुआत करी है। आपने आउटसोर्सिंग का सुना है? अभी ध्यान बढ़ा है बिजनेस का, आउटसोर्सिंग का बढ़ गया है, ठीक है। ये डिवाइस वगैरह जो जीन्स जून्स पहनते हो, ये कौन बनाता है? खाना भी तो कितने मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, अपनी यहीं से तो लेती है और अपना ब्रांड लगा के बेच देती है पूरे वर्ल्ड में। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जो काम आप खुद कर रहे हो, जब आप किसी आउटसाइड पार्टी से कराते हैं, जिसको वो करने में आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कम होगी। कैसे कम होगी? आपने 500 पीस बनाने हैं और जिससे आपने बाहर से बनवाना उसके रोज के 5000 बनाने हैं,
हौसली का काम है। तो व्हाट इज जॉब वर्क? आउटसोर्सिंग है, वो एक लोकल लेवल पे है, बड़ी बड़ी कंपनीज आउटसोर्स करती हैं। शू अपर्स, एडिडास, ये सब कहाँ से बनके जाते हैं? सोल्स, इंडिया से। तो इंडिया तो हब है आउटसोर्सिंग का। बाहर की कंपनीज को अपने घरों में, अमेरिका में और उधर यूके में प्रोडक्शन बहुत महंगी पड़ती है, तो सारा सामान यहाँ से करके यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वर्ल्ड ओवर, राइट? तो बहुत तरीके हैं कॉस्ट को कम करने के। तो मेन मोटिव क्या? प्रॉफिट कमाना। तुम जैसे भी कमाओ वो तुम्हें देखना है। तो बिजनेसमैन की यही एफर्ट होती है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन भी है और फीचर भी है बिजनेस का। ठीक है, चलिए बस 2 पॉइंट्स रह गए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। Uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. हाँ जी, बिजनेस का क्या फीचर है जी? सर्टेनिटी होती है कि हम इतना ही कमाएंगे, तो फेयर आइडिया होता है, लेकिन गारंटी नहीं होती। So there is always lack of knowledge कि बिजनेस हम कर रहे हैं तो हम उसमें कितना हम कमाएंगे या कितनी हमारी रिटर्न आएगी। एक लाइन छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट।